शानदार लगती है, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। सामने रूस था और रूस ने भी यह तय कर लिया कि अगर पश्चिम रास्ते बंद करेगा तो मॉस्को नए रास्ते खोजेगा, और यही हुआ। रूस ने यूरोप पर अपनी ऊर्जा निर्भरता के दौर को बदलने की कोशिश की, एशियाई बाजारों की तरफ रुख बढ़ाया, भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों के साथ ऊर्जा व्यापार बढ़ाया, नए समुद्री रास्ते तलाशे, नई कारोबारी नेटवर्क बनाए, और इसी दौरान शैडो फ्लीट का मुद्दा पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। अब शैडो फ्लीट को लेकर पश्चिमी देशों का क्या आरोप है? पश्चिमी देशों का कहना है दोस्तों कि रूस ऐसे जहाजों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है जिनके थ्रू वो प्रतिबंधों से बचते हुए अपने तेल और दूसरे सामानों का कारोबार आदान प्रदान जारी रखता है। अब कई जगहों की पहचान और स्वामित्व को लेकर सवाल उठाए गए, कई जहाजों के बीमा और रूट पर नजर रखी गई, और कुछ मामलों में पश्चिमी देशों ने कार्रवाई भी की। लेकिन रूस का नजरिया बिल्कुल अलग है। मॉस्को कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में उसके कारोबारी जहाजों को रोकना या उसकी संपत्तियों पर कब्जा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। रूस इसे अपने आर्थिक हितों पर सीधा हमला मानता है, और यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है। जब तक आप कागज पर प्रतिबंध लगाते हैं, मामला आर्थिक रहता है, लेकिन जब आप जहाज को रोकने लगे, जब समुद्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ने लगे, जब संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश हो, तो मामला सुरक्षा और सैन्य रणनीति तक पहुंच जाता है। और रूस ने अब संकेत दे दिया है कि वो इस बदलाव को गंभीरता से ले रहा है। पुतिन ने रूसी सेना और नौसेना के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि रूस अपने हितों और अपनी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। और यहां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी, क्योंकि पुतिन ने यह नहीं बताया कि रूस की प्रतिक्रिया कैसी होगी। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस देश को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कोई तारीख नहीं दी, कोई ऑपरेशन का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर स्पष्ट कर दी, अगर रूस के साथ ऐसी कार्रवाई हुई तो रूस के पास जवाब देने का विकल्प मौजूद है, यानी जवाब देने का ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, और जवाब की जगह भी रूस खुद तय करेगा। कहां जवाब देना है ये भी रूस डिसाइड करेगा। अब पश्चिम के सामने समस्या समझिए। अगर पुतिन कहते हैं कि यूरोप में कार्रवाई हुई तो यूरोप में जवाब देंगे, तो रणनीतिक गणना आसान होती, लेकिन जब वो कहते हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जवाब दिया जा सकता है, तो अचानक पूरा समुद्री नक्शा महत्वपूर्ण हो जाता है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, यूरोपीय समुद्री क्षेत्र, एशिया के समुद्री रास्ते, हर जगह संभावित जोखिम की चर्चा शुरू हो जाती है, और यहीं से पुतिन की रणनीति का दूसरा पहलू सामने आता है, अनिश्चितता। सामने वाला ये पता नहीं लगा पा रहा है कि अगला कदम क्या होगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार यही सबसे बड़ा दबाव होता है। आपको पता है कि सामने वाला जवाब देगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कब देगा, कहां देगा और किस रूप में देगा। अब आइए अमेरिका की तरफ, क्योंकि इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आना बिल्कुल तय है। ट्रंप की राजनीति में ताकत दिखाने का अपना अलग अंदाज है, कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी धमकी, कभी बातचीत, और कभी एक ऐसा बयान जिसे सुनकर दुनिया भर के बाजार सोचने लगते हैं कि अब अगला फैसला क्या होगा। लेकिन रूस के सामने ये रणनीति कितनी काम करती है, ये असली सवाल है, क्योंकि रूस कोई छोटा देश नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े भूभागों में से एक है। इसके पास विशाल सैन्य क्षमता है, परमाणु हथियार है, मिसाइल सिस्टम है, पनडुब्बियां हैं, और लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता है। इसलिए अगर अमेरिका ये मानता है कि वो आर्थिक दबाव डालकर रूस को अपनी शर्तों पर चलाएगा, तो मॉस्को का जवाब शायद कुछ और है। रूस ने यूक्रेन के दौरान कई दौर में प्रतिबंध झेले हैं, लेकिन युद्ध जारी रहा। रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा, लेकिन वो पूरी तरह टूटा नहीं। रूस ने अपने व्यापार के नए रास्ते खोजे, और अब पश्चिमी देशों के सामने वही चुनौती समुद्री क्षेत्र में दिखाई दे रही है। यानी अमेरिका कह रहा है कि दबाव बढ़ाओ, रूस कह रहा है कि दबाव बढ़ाओगे तो रास्ते हम भी खोजेंगे। अमेरिका कहता है कि प्रतिबंध लगाओ, रूस कहता है कि वैकल्पिक बाजार भी है हमारे पास। अमेरिका कहते हैं कि शैडो फ्लीट पर कार्रवाई होगी, रूस कहता है जहाज रोके तो जवाब मिलेगा। मतलब दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है, और समुद्र इस रस्साकशी का अगला मैदान बनता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ थोड़ा रुक कर समझिए कि समुद्र इतना महत्वपूर्ण क्यों। दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापार समुद्री रास्तों से होता है।
तेल, गैस, अनाज, कोयला, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कच्चा माल, सब कुछ जहाजों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। इसलिए अगर समुद्री व्यापार पर तनाव बढ़ता है तो सिर्फ अमेरिका या रूस प्रभावित नहीं होंगे, यूरोप प्रभावित होगा, एशिया प्रभावित होगा, मध्य पूर्व प्रभावित होगा, भारत भी प्रभावित होगा और दुनिया के बड़े बाजार, दूसरे बाजार भी प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि जब जहाजों का रास्ता मुश्किल होता है तो सामान की लागत बढ़ती है, जब बीमा महंगा होता है तो व्यापार महंगा होता है, और जब व्यापार महंगा होता है तो अंत में महंगाई आम आदमी तक पहुंचती है। यानी बड़े नेता नक्शे पर लाइन खींचेंगे, नौसेना के अधिकारी रणनीति बनाएंगे और उसका असर किराने के बिल से लेकर पेट्रोल की कीमत तक दिखाई दे सकता है। यही भू राजनीति का सबसे व्यंग्यात्मक सच। ऊपर वाले युद्ध की रणनीति बनाते हैं, नीचे वाले उसकी कीमत चुकाते हैं। अब सवाल यह है कि रूस इतना आक्रामक क्यों दिख रहा है? क्योंकि मॉस्को को लगता है कि पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर उसकी संप्रभु संपत्तियों और व्यापारिक हितों को निशाना बना रहे हैं, और रूस इसे एक खतरनाक मिसाल मानता है। क्योंकि अगर आज रूस के जहाजों को रोकने का रास्ता सामान्य बना दिया गया तो कल किसी दूसरे देश के जहाज भी इसी तरह निशाने पर आ सकते हैं। यानी मामला सिर्फ रूस का नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुतिन ने नौसेना को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का संकेत दे दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय और नौसेना कमान इस स्थिति में संभावित जवाब के विकल्पों पर विचार करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह रूस किसी पश्चिमी जहाज पर हमला करने जा रहा है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि रूस संभावित टकराव के लिए रणनीतिक विकल्प तैयार रखना चाहता है, और यही बात पश्चिम के लिए चिंता का कारण बन सकती है। क्योंकि जब कोई देश संभावित प्रतिक्रिया के विकल्प तैयार करता है तो इसका मतलब है कि उसने उस खतरे को गंभीरता से लिया है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है, पुतिन ने सिर्फ धमकी नहीं दी, उन्होंने कूटनीति की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि रूस बातचीत के खिलाफ नहीं है, रूस शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन बातचीत सम्मान और आपसी हितों के आधार पर होनी चाहिए। यानी मॉस्को की लाइन साफ है, अगर बातचीत करनी है तो बराबरी से करो, अगर दबाव बनाना है तो जवाब के लिए भी तैयार रहो। और शायद यही वजह है कि पुतिन का बयान सिर्फ आक्रामक नहीं है, ये रणनीतिक भी। एक हाथ में चेतावनी, दूसरे हाथ में बातचीत का विकल्प। कूटनीति में इसे ही शायद दरवाजा खुला है, यानी दरवाजा खुला रखना कहा जाता है। लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर यह भी बता देना कि उसे लात मारकर खोलने की कोशिश मत करना। अब सवाल उठता है कि ट्रंप इस संदेश को कैसे लेते हैं, क्योंकि ट्रंप और पुतिन के बीच व्यक्तिगत स्तर पर कई बार बातचीत और कूटनीतिक संपर्क की चर्चा होती रही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित होते हैं। अमेरिका अपने हित देखता है, रूस अपने हित देखता है और यूक्रेन अपने हित। इसलिए किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो अपने राजनीतिक बयान और वास्तविक रणनीतिक क्षमता के बीच बैलेंस कैसे बनाए। ट्रंप अगर रूस पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो मॉस्को प्रतिक्रिया दे सकता है, अगर दबाव कम करते हैं तो अमेरिका के भीतर ही सवाल उठेंगे कि क्या रूस के सामने अमेरिका नरम पड़ गया। यानी मामला सिर्फ रूस और अमेरिका का नहीं, ये ट्रंप की घरेलू राजनीति से भी जुड़ सकता है। और यही वजह है कि इस मामले में वॉशिंगटन की हर चाल को बहुत ध्यान से देखा जाएगा। अब पुतिन की तरफ देखिए, उन्होंने शायद ये समझ लिया है कि सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों की भाषा से रूस को दबाना मुश्किल है, इसलिए वो सैन्य और रणनीतिक विकल्पों की चर्चा भी कर रहे हैं। यानी रूस का संदेश है, आप आर्थिक मोर्चे पर लड़ेंगे तो हम आर्थिक मोर्चे पर जवाब देंगे, आप समुद्र में दबाव डालेंगे तो हम समुद्र में अपनी क्षमता दिखाएंगे, और अगर मामला सैन्य स्तर तक पहुंचा तो रूस के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद है। यही वजह है दोस्तों कि पुतिन का ये बयान इतना चर्चा में है, क्योंकि इसमें सीधी धमकी से ज्यादा रणनीतिक अस्पष्टता है। वो कहते हैं जहां जरूरी होगा वहां कार्रवाई करेंगे। अब जहां जरूरी होगा का मतलब क्या है ये कोई नहीं जानता, और शायद जानबूझकर कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर पहले ही बता दिया जाए कि जवाब कहां होगा तो सामने वाला भी तैयारी कर लेगा। लेकिन जब जवाब की जगह स्पष्ट हो तो सामने वाले को हर जगह सतर्क रहना पड़ता है, अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। यही रणनीतिक दबाव है। अब अगर पश्चिमी देशों ने इसे समझ लिया तो शायद आगे की कार्रवाई में सावधानी आई, लेकिन अगर इसे सिर्फ एक और रूसी बयान मानकर नजरअंदाज किया गया तो स्थिति बदल सकती है, क्योंकि पुतिन के बयान के बाद अगला कदम क्या होगा यह अभी साफ नहीं है। क्या रूस अपनी नौसेना की गश्त बढ़ाएगा? क्या रूसी व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी?
क्या रूस दूसरे देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाएगा? क्या शैडो फ्लीट के खिलाफ पश्चिमी कार्रवाई का जवाब कूटनीतिक तरीके से दिया जाएगा या फिर कोई सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? फिलहाल कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन संभावनाएं पूरी तरह खुली हुई हैं और यही तनाव का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अब जरा एक और पहलू समझिए। रूस के लिए समुद्री व्यापार सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये रणनीतिक जीवन रेखा भी है, क्योंकि अगर ऊर्जा निर्यात चलता रहता है तो रूस के पास विदेशी मुद्रा आती है। अगर व्यापार चलता रहता है तो अर्थव्यवस्था चलती रहती है, और अगर अर्थव्यवस्था चलती रहती है तो युद्ध की क्षमता भी बनी रहती है। इसलिए पश्चिम अगर रूसी समुद्री व्यापार पर दबाव बढ़ाता है तो वो सीधे रूस की रणनीतिक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, अफेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, और मॉस्को इसे बहुत गंभीरता से लेता है। इसलिए पुतिन की प्रक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया इतनी सख्त है। रूस शायद ये संदेश देना चाहता है कि आर्थिक दबाव को सैन्य जोखिम से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर आप रूस की कमाई रोकने की कोशिश करेंगे तो रूस भी आपकी कमजोरियां तलाशेगा। अगर आप रूसी जहाजों को रोकेंगे तो रूस भी अपने विकल्प खुले रखेगा, और अगर आप रूसी संपत्तियों को छूने की कोशिश करेंगे तो रूस इसे सिर्फ आर्थिक मामला नहीं मानेगा। यही इस पूरे विवाद का सबसे अहम हिस्सा है। अब सोचिए, अगर आने वाले दिनों में किसी और रूसी जहाज पर कार्रवाई होती है तो मॉस्को क्या करेगा? क्या सिर्फ विरोध दर्ज कराएगा? क्या राजनयिकों को बुलाएगा? क्या नए आर्थिक कदम उठाएगा? या फिर कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे पश्चिमी देशों को सीधे संदेश मिले? और अगर रूस जवाब देता है तो अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या वो प्रतिबंध और ज्यादा लगाएगा या फिर सैन्य मौजूदगी बढ़ाएगा? अगर अमेरिका सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है तो रूस क्या करेगा? यानी एक कदम के बाद दूसरा कदम और दूसरे के बाद तीसरा। यही एस्केलेशन का खतरा है, और बड़ी शक्तियों के बीच एस्केलेशन कोई खेल नहीं होता, क्योंकि दोनों पक्षों के पास ऐसी सैन्य क्षमता है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए पुतिन की चेतावनी को समझने का सबसे सही तरीका शायद यही है कि इसे युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि संभावित जवाब की रणनीतिक चेतावनी मानी। रूस कह रहा है हमें मजबूर मत करो, पश्चिम कह रहा है कि हम प्रतिबंधों से पीछे नहीं हटेंगे, और इस बीच बातचीत की खिड़की अभी भी खुली हुई है। लेकिन खिड़की कितनी देर खुली रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हर नए प्रतिबंध के साथ तनाव बढ़ता है, हर नए जहाज की कार्रवाई के साथ जोखिम बढ़ता है, और हर नए सैन्य बयान के साथ अविश्वास बढ़ता है। जब अविश्वास बढ़ता है ना, तो छोटी छोटी घटनाएं भी बड़ी बन जाती है। इसलिए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम बात करते हैं उस व्यंग्य की जो इस पूरी स्थिति में खुद ब खुद पैदा हो जाता है। दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे को समझने में लगी हैं कि वो शांति चाहती हैं, लेकिन शांति की तैयारी के नाम पर युद्धपोत बढ़ रहे हैं, शांति की रक्षा के नाम पर प्रतिबंध बढ़ रहे हैं, व्यापार को सुरक्षित रखने के नाम पर जहाजों की जांच बढ़ रही है, और बातचीत के साथ साथ हर देश अपनी अगली सैन्य चाल की तैयारी भी कर रहा है। यानी दुनिया कह रही है हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हथियार सबके तैयार है, कूटनीति भी चल रही है और मिसाइलें भी तैयार हैं, बयान भी दिए जा रहे हैं और नौसेना भी सक्रिय है। वाह, शांति की इससे ज्यादा आधुनिक परिभाषा शायद ही कोई हो। लेकिन मजाक अपनी जगह है, खतरा बिल्कुल वास्तविक है, और पुतिन का बयान इसी खतरे की तरफ इशारा करता है। रूस शायद ये नहीं चाहता कि पश्चिम उसे समुद्र में भी घेर सके, इसलिए वो पहले ही चेतावनी दे रहा है, ताकि अगर भविष्य में कोई कार्रवाई होती है तो मॉस्को ये कह सके कि उसने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया था। अब देखना यह है कि पश्चिम इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि अगर अमेरिका और यूरोप ने किसी समुद्री हितों पर दबाव बढ़ाया तो मॉस्को के पास भी प्रतिक्रिया के कई विकल्प हैं, और अगर रूस ने जवाब दिया तो मामला सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। नाटो इसमें कितना शामिल होगा, यूरोपीय देश क्या करेंगे, एशियाई देश किस तरफ जाएंगे, भारत की रणनीति क्या होगी, चीन का रुख क्या होगा, तेल बाजार कैसी प्रतिक्रिया देंगे, इन सारे सवालों के जवाब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यही वजह है कि पुतिन का ध्यान, पुतिन का बयान इतने महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पश्चिम को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक संकेत दिया है कि रूस अपने समुद्री हितों को लेकर पीछे हटने वाला नहीं। अब पुतिन को पसंद करे या ना करे, उनकी रणनीति को समझना जरूरी है। वो सीधे टकराव से बचने की बात भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर दबाव की धमकी भी देते हैं। वो बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं और साथ ही सेना को तैयार रहने का संकेत भी देते हैं। यानी एक साथ 2 संदेश, शांत रहिए लेकिन कमजोर नहीं, बातचीत चाहिए लेकिन दबाव में नहीं, व्यापार चाहिए लेकिन अपनी शर्तों पर,
और शायद यही रूस की मौजूदा रणनीति है। अब दूसरी तरफ ट्रंप साहब हैं, उनके सामने चुनावी राजनीति, घरेलू दबाव, यूक्रेन का सवाल, यूरोप का दबाव और रूस के साथ संबंध सब एक साथ है। ट्रंप अगर पुतिन को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं तो जोखिम बढ़ सकता है। अगर पुतिन के साथ समझौते की कोशिश करते हैं तो अमेरिका में उन पर सवाल उठ सकते हैं। यानी ट्रंप के लिए रास्ता सीधा नहीं है, उनका यही हाल हो रखा है, आगे कुआं पीछे खाई। और शायद इसलिए पुतिन फिलहाल मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा संदेश जिसमें वो कह रहे हैं कि रूस किसी को तय करने का अधिकार नहीं देगा कि उसे कहां और कैसे जवाब देना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।